गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस चैप्टर मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक इसका क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको, ये जो कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने इसको डिस्कस किया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत नेसेसरी है, कुछ फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसको, आप देख रहे होंगे कुछ फैक्टर्स हमने इसमें लिखे हुए हैं। एक सबसे मेजर फैक्टर है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ये टर्म दो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और फर्म इन्हीं टर्म्स को देखकर ही अपना इन्वेस्टमेंट करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं MEI मतलब मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो ये डिफिनीशन क्या है? मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिटर्न हमारा क्या होगा। अगर ये क्लियर है तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक सिंपल सा ही, हम इसके अगले डिस्कशन पे जाएं उसके पहले हम हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है कि हम देखते हैं कि अगर मुझे शेयर मार्केट में मनी इन्वेस्ट करनी है। शेयर मार्केट में इसलिए टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये रिस्की एरिया है, एक ऐसा एरिया जहाँ रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो हम तभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होंगे जब वो हमें बैंक रेट, बैंक का मतलब फिक्स्ड जो हम डिपॉजिट करते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न वहाँ से मिल रहा होगा। अगर मुझे बैंक रेट के बराबर ही रिटर्न मिलने के चांसेज होंगे, उसी के आसपास होगा, तो हम कभी भी उसको मार्केट में नहीं लगाएंगे क्योंकि बैंक एक सिक्योर एरिया है और शेयर मार्केट एक इनसिक्योर एरिया है। तो हम कभी भी इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं करेंगे। इसी तरह जब फर्म होती हैं तो फर्म जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इन्वेस्टमेंट करने में वो टू फैक्टर्स को ध्यान रखती हैं, टू डिटरमाइंड को ध्यान रखती हैं। वो एक पहला होता है सप्लाई प्राइस और दूसरा होता है प्रॉस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस क्या होता है? इट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। ये उस कास्ट को बताता है कि जिसको जो नई काइंड के हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। सप्लाई प्राइस का मतलब क्या हुआ? एक फर्म एक अपनी मशीन को रिप्लेस करना चाह रही, तो उसने 10,000 की एक नई मशीन उसके बदले रिप्लेस की, तो उसने सप्लाई प्राइस क्या हुआ उसका? 10,000 रुपये। तो उसने 10,000 रुपये उसको लगाया हुआ है। तो सप्लाई प्राइस वो पहले देखती कि उसका सप्लाई प्राइस क्या है। तो मशीन जब 10,000 की उसकी लग गई तो यही उसके लिए सप्लाई प्राइस हो गया। दूसरी होती है प्रॉस्पेक्टिव यील्ड। प्रॉस्पेक्टिव यील्ड का मतलब इट रेफर टू न्यू रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल असेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। जो अपने लाइफ टाइम में वो कितना रिटर्न करेगी। तो लाइफ टाइम को रिटर्न को अगर हमने जैसे एक मशीन 10,000 की थी, उस 10,000 से हमें कितने दिन तक वो मशीन वर्क करेगी, फिर उससे हमें पर ईयर कितना रिटर्न मिलेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न किसी भी मशीन का 1200 रुपीज़ पर ईयर, जो मैंने 10,000 की मशीन परचेज की थी उससे क्या हो रहा? 1200 रुपीज़ रिटर्न मिल रहा पर ईयर, एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी कितनी भी हो। फिर उसमें क्या हो रहा? 200 तो हम उसी में क्या कर दे रहे हैं, उसके मशीन को जब एक साल चलेगी तो तमाम तरह के उस मशीन के यूज करने में ही डिफरेंट टाइप ऑफ खर्चे आएंगे मशीन के ऊपर। और उसके ऊपर जो वर्कर काम कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मशीन में कभी कुछ डैमेज होगा, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो 200 उसका रिटर्न हो जाता है और बचता है 1,000। इसका मतलब क्या था कि मैंने जो 10,000 की एक मशीन लगाई थी उससे 1,000 पर ईयर हमें क्या हो रहा है? रिटर्न मिल रहा है। तो कितना रिटर्न मिल रहा है इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज क्या है? तो 1,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 10%। तो परसेंट कितने परसेंट निकला? तो MEI कितना हो गया?
10%। MEI कितना हो गया 10%। तो उस मशीन से हमें रिटर्न कितना मिल रहा 10%। तो हम इन्वेस्टमेंट के पहले हमें सप्लाई प्राइस पता होना चाहिए कि हम कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, दूसरा उससे हमें रिटर्न कितने % मिलने वाला है। तो ये रिटर्न ऐसे ही, ये तो एग्जाम्पल था, रिटर्न कितना भी मिलता है। तो ये जो रिटर्न है ये हमें पता होना चाहिए, इसको प्रॉस्पेक्टिव यील्ड के नाम से जाना जाता है। तो फिर इसके बाद एक टर्म आता है जो टर्म बहुत ही ज़्यादा यानी वेल नोन टर्म है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी हम बारोइंग करते हैं बैंक से या कहीं से भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी इंस्टीट्यूशनल एरिया से हम बारोइंग करते हैं, बैंक हो सकता है, अदर सेक्टर्स हो सकते हैं, तो एक जो बारोइंग होती है उसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। तो वो क्या है, इट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ बारोइंग मनी फॉर द फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट के लिए हम मनी लेते हैं लोन, उसके बदले जो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ बारोइंग हमें देनी पड़ती है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे अगर बैंक से मैंने लोन लिया, तो अगर लिया तो पहले ही मुझे बता देती है बैंक कि हम 12%, 10%, 8%, 6% इतना इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करेंगे पर ईयर। तो यही इंटरेस्ट रेट है। तो हम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें MEI ROI की, MEI जब हमारा ज़्यादा होगा और ROI कम होगा, वो भी बहुत कम होगा, इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस होगा। अगर ये 10% है तो 18 to 20% होगा, तभी हम बारोइंग करेंगे मनी, अदरवाइज हम बारोइंग नहीं करेंगे। और जो बारोइंग करेंगे उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमेशा MEI से कम होना चाहिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो तभी हम इसको करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये इन्वेस्टमेंट के मेन फैक्टर होते हैं। अब हम इस टॉपिक पे दूसरे उसमें आते हैं जिसको बोलते हैं एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये 4 टर्म है, ये 4 टर्म है। तो हम सबसे पहले टर्म में देखते हैं एक्स एंटे को और एक्सपोस्ट, इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। एक्स एंटे मीन क्या होता है, डिजायर, और एक्सपोस्ट मीन होता है एक्चुअल। तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा हूं, हम इसकी डिफिनीशन में जाएं। एक्स एंटे का मतलब क्या हुआ, एक्स एंटे सेविंग का मतलब क्या हुआ, डिजायर सेविंग। या एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, डिजायर इन्वेस्टमेंट। ऐसे एक्सपोस्ट का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक्चुअल सेविंग। एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। इसको एग्जाम्पल और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर हम कहीं अपना बजट बनाते हैं, जब घर का बजट बनाएं, इस कंट्री का बजट गवर्नमेंट बनाती है, तो जब बजट बनाती है उस समय वो एक्सपेक्ट करती है कि इस पूरे साल में हम इतनी इनकम आएगी और इतनी इनकम हम अर्न करेंगे, उसका इस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जब साल का ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही क्लियर हो पाता है कि कितनी इनकम आई थी और कितना इन्वेस्टमेंट हम कर पाए। तो जो बजट स्टार्ट में बनाया गया जो बजट, वो क्या था, एक्स एंटे था। और जब बजट का साल खत्म हुआ उसके बाद हम यानी कि उसको चेक करते हैं कि कितना कहाँ क्या हुआ, उसको एक्सपोस्ट कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्लास 12 में हो, आज आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि जब 12 का रिजल्ट आएगा तो मेरे इतने नंबर होंगे। सब ने अपने मन में एक एक डिसीजन ले लिया होगा, सोच लिया होगा कि लगभग इतने नंबर लाने हमें। ये तो आपका एक्स एंटे है। जब एक्चुअल नंबर आपको मार्कशीट मिलेगी, रिजल्ट आएगा आपका, आपको नंबर पता चलेंगे, वो आपका एक्सपोस्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग इसमें देखते हैं कि उसकी डिफिनीशन क्या होती है। एक्स एंटे सेविंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड, क्योंकि सेविंग हमेशा कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, प्लान्स टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। हाउस होल्ड जो एक्सपेक्ट करता है कि इतनी सेविंग, अगर 1 लाख इनकम है तो इतनी सेविंग हो जाएगी, 10 लाख है तो इतनी हो जाएगी, 20 लाख है इतनी। तो वही जो हमारी सेविंग है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब कितनी इनकम होगी तो हमारी सेविंग कितनी रहेगी, उसको हम एक्स एंटे सेविंग बोलते हैं। ऐसे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, तो इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म प्लान टू इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो ये क्या होता है कि ये भी सेम वही है, जो एक्स एंटे सेविंग है वही एक्स एंटे
इन्वेस्टमेंट है। एक्स एंटे सेविंग हाउस होल्ड कर रहा था, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, फर्म करेगा। अब फर्म कौन करेगा, वही चीज भी कि प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, वो भी अपना प्लान करता है कि हम इतना इनकम होगी तो इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतनी होगी इतना। तो ये इन्वेस्टिंग ये यानी प्लान है। ये दोनों का जनरली हम सभी लोग जान रहे हैं कि सेविंग ऑलवेज डन बाय द हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट डन बाय द फर्म, लेकिन इन दोनों का इक्वल होना नेसेसरी। अगर इकोनॉमी में इक्वल नहीं होते तो इनको किसी न किसी तरह से ले जाकर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर दिया जाता है। जब ये एक दूसरे के बराबर होते हैं तभी इक्विलिब्रियम सिचुएशन इकोनॉमी में जनरेट होती है। तो ऐसे ही दूसरा टर्म है एक्सपोज्ड सेविंग। अब तो ये आप समझ गए, वो डिजायर था तो ये एक्चुअल है, वो प्लान था तो ये क्या है, एक्चुअल है या रियलाइज्ड है। तो इट रेफर टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में जो एक्चुअल सेविंग हुई है उसको हम लोग एक्सपोज सेविंग कहते हैं। ऐसे एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इट रेफर टू द रियलाइज्ड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, कि पूरे साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो जो एक्चुअल में हमारे पास डाटा अवेलेबल हुए साल के अंत में, वही हमारा क्या हो गया, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट और वो था एग्जाम्पल। आप अपने आप समझ रहे होंगे कि जब किसी भी कंट्री इकोनॉमी में जब प्लानिंग की जाती है तो एक्स एंटे होता है, और जब एक्चुअल में वो पूरा साल ख़त्म हो जाता है और एक्चुअल जो सिचुएशन आती है, जैसे अभी आरबीआई ने मीटिंग ली थी अभी 2 दिन पहले, तो उसमें कहा कि अब हमारी ग्रोथ रेट इतनी रहेगी, निगेटिव में ग्रोथ जीडीपी चला जाएगा। तो ये जो है उसके क्या है, ये प्लान्ड है, ये उसके डिजायर है, वो ये सोच रही कि ऐसा होगा। और इसके पीछे फैक्ट होते हैं, अलग बात है कि ये फैक्ट हैं, सारे फैक्ट को कैलकुलेट करके ही ऐसा किया जाता है, क्योंकि कोई भी बजट भी फैक्ट बेस्ड ही होता है। लेकिन बाद में जो होगा 1 साल के बाद, वो एक्चुअल हमारे पास डाटा आएगा, तो उसको हम लोग एक्चुअली में उसको ही देखेंगे। अब हमारे पास इसके बाद इस टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा लास्ट में बचा हुआ है, और वो टर्म होता है, क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें 2 टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, एक इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक्चुअल में इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इनवॉलंटरी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी इंड्यू डिफिकल्टी। इसका मतलब ये क्या है कि एग्जिस्टिंग वेज रेट में जो भी लोग काम करना चाहते हैं उनको बिना डिफिकल्टी के अगर जॉब मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जनरली कीन्सियंस जो कीन्स थे, कीन्सियंस जो थ्योरी थी, उस थ्योरी में इसको कहा जाता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है उस समय भी इकोनॉमी में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। उसमें 2 टाइप्स के मेजर अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, उसको बोलते हैं इट रेफर टू द टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट which exists during the period of wherein workers leave from one job to join another job। एक जॉब को छोड़कर जब दूसरे जॉब को ज्वाइन करता है, उसके बीच के पीरियड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हुआ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट रेफर टू द temporary unemployment which exists during the period of wherein workers leave one job and join some other. It arises due to the labor market move from one place to another place or one job to another job। एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करता है या एक से दूसरे में जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें बीच में एक अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आती है, तो इसको ये सिचुएशन भी अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
ऐसे एक दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट जो इस समय एग्जिस्ट करता है वो होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? इट रेफर टू द अनएम्प्लॉयमेंट in which people remain unemployed due to the mismatch between unemployed person and the demand of the specific type of workers। कि अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है और जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिमांड है वर्कर्स की, उन दोनों में मिसमैच हो जाता है। जैसे एक पर्सन है, उसने बीटेक किया हुआ है लेकिन बीटेक के जॉब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करता है? बीटेक की जो अपनी स्पेशलाइज्ड डिग्री गेन की थी उसके अगेंस्ट वो टीचिंग के प्रोफेशन में आ जाता है, प्राइमरी टीचिंग में, इंटर लेवल की, डिग्री लेवल की, इस तरह की जब वो मूव करता है तो ये क्या होता है? इसके कारण कि बीच में, क्योंकि उसको मूव करने में टाइम लगता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को हमें हमारी कंट्री में मिलता है। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लास्ट में एक टर्म होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क। जो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट में जॉब करने के लिए रेडी हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा, ऐसी जॉब की यानी कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। रियल में अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है। तो ये आज का ये टॉपिक था, यहीं से ये चैप्टर्स ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के ख़त्म होने पे इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके केवल कुछ फार्मूले हम लोग अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें फार्मूले हैं जो हम लोग को न्यूमेरिकल करने में ये हेल्प करेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हम लोगों ने इनकम देखा था, तो जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था y=c+s होता था। यानी कि इनकम क्या था? इनकम अगर हमें निकालना है तो हमें कंजम्पशंस और सेविंग को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ऐसे एडी जब हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, एडी किसके बराबर था? c+i के बराबर था, यानी कि कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ये नहीं होगा। वाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एएस, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम इक्वल टू c+s होगा। एग्रीगेट सप्लाई निकालना हो या इनकम निकालनी हो, हमें c+s को जोड़ना यानी प्लस करना होगा। अब हम लोग इसके उसमें आते हैं। अगर इसी जगह ये फार्मूला को हम लोग बदलते, c निकालना होता तो y से s को माइनस करते, और s निकालना होता तो y से c को माइनस करते। ये भी एक फार्मूले का पार्ट है। ऐसे ही आपको सबको याद होगा AP+APS, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, =1 होता है। तो इसका मतलब अगर APS निकालना है मुझे तो क्या होगा? 1 - APC। अगर APC निकालना है तो 1 - APS होगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर इसी जगह पर हम APC और APS का फार्मूला भी सबको याद होगा। APS = क्या होता है? S/y, और APC क्या होता है? C/y। इसी तरह MPC होता है, MPC + MPS = 1। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? अगर इसी जगह हमें MPC निकालना हो तो 1 - MPS। अगर MPS निकालना हो तो 1 - MPC। ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आप लिख सकते हो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के रूप में अभी करने में आपके काम आएंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल जब हम लोग इसके करते हैं तो यहाँ पर बाकी तो ये आपको खुद याद होगा। इसी तरह की अगर MPC हमें निकालना था तो इसका एक फार्मूला ये भी होता है ΔC/Δy। ऐसे MPS निकालना होता है तो इसका भी होता है ΔS/Δy। उसके अलावा दो और होते हैं कंजम्पशन फंक्शन का, यानी कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? तो कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस
बी वाई। तो यहाँ पर सी तो कंजम्पशंस को रिप्रेजेंट कर रहा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सबको पता है कि इसको सी बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशंस को। ये जो बी है ये एम पी सी को रिप्रेजेंट करता है। अब वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम को, जो नेशनल इनकम हमारे पास दी गई हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम को। इसी तरह सेविंग होता है, जिस समय कंजम्पशन ये पॉजिटिव में होता है तो सेविंग इसी में निगेटिव में होती है, तो माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। प्लस अभी हमने देखा था कि 1 से अगर किसको एमपीसी को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, एमपीएस, तो सेविंग है एमपीएस ही है। बी जब एमपीसी का रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 माइनस बी, ये आ जाएगा फिर एमपीसी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपीएस को, ये तो सबको पता है, इनकम को। और ये ऑटोनॉमस कंजम्पशंस को और सेविंग को। ये इतने इसके फार्मूले, जिन फार्मूलों को आपको याद रखना है, नोट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और न्यूमेरिकल करके इसको देखेंगे। ये पूरा चैप्टर्स का लास्ट था और यहाँ तक ये था। इसके बाद आपके पास आपके साथ में एक सीट हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें क्वेश्चंस आंसर होंगे इसके। ओके, थैंक यू।